न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। पाकिस्तान में हर सतह पर जो है महाज़राई की कैफियत नज़र आ रही है और इसमें ताज़ा तरीन जो है वो बढ़ता आइनी बुहरान है जिसने हुकूमत को आला अदलिया के मद्दे मुकाबिल ला खड़ा किया है। हुकूमत मुतनाज़ा आइनी पैकेज हर सूरत में मंजूर करवाने पर तुली बैठी है जो उसके नक़ादों के बकौल सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पर हमला है। इस कशमकश को इस पूरे निज़ाम के मुस्तकबिल के लिए बुरा शगुन करार दिया जा रहा है। क्या इस बढ़ती महाज़राई से बचा जा सकता है? कैसे आईनी इस्लाहात पर इत्तफाक़ राय पैदा किया जाए और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की सियासत को दोबारा इत्तेदाल पर लाने के लिए क्या करना होगा, ये हैं आज के प्रोग्राम के बुनियादी सवालात। हमारे आज के पहले इंतहाई अहम मेहमान मोहतरम फारूक नायक साहब, मारूफ कानूनदां हैं, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक चेयरमैन सेनेट हैं और साबिक वफाकी वजीर कानून भी। बहुत सारे तारुफ हैं। बहुत शुक्रिया नायक साहब अपना कीमती वक्त देने का। वो बज़ाहिर लग रहा है कि हुकूमत और अदलिया जो है खुले टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं और उसमें बज़ाहिर कसूर जो है ज़्यादा लोग कहते हैं कि जी हुकूमत का है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद करने से गुरेज़ा हैं। या तो वो ज़ेली कानून तब्दील कर देती है, ऑर्डिनेंस कभी इस्तेमाल करती, कभी वो कोशिश करती कि ऐसी तरामीम की जाए इनमें कि उसकी मर्ज़ी के हस्ब मंशा फैसले आ सकें। बतौर कानूनदा किस तरह से देखते हैं आप इस टसल को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। हुजूर, बात यह है कि हुकूमत ने हमेशा सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर अमल किया है। अभी रिसेंटली क्या कहते हैं थोड़ी सी क्या कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, स्पेशली ऑन द रिज़र्व। एक तो पहले रिज़र्व सीट्स पर और उससे पहले जो आर्टिकल 63A की जो इंटरप्रिटेशन दी सुप्रीम कोर्ट ने कि जो एक पार्लियामेंटेरियन अगर वो वोट डालेगा उसका वोट काउंट नहीं होगा अगर वो पार्टी के जो पार्लियामेंट्री पार्टी जो लीडर है उसकी इंस्ट्रक्शंस के ख़िलाफ़। आइन ये पहली बात मैं करता चलूँ, आइन ये कहता है आर्टिकल 63A के अंदर जब वो वोट डालेगा तो वोट तो काउंट होगा मगर वो क्या कहते उसकी सीट वेकेंट हो जाएगी। ये जो चीज़ आइन में लिखी फैसले में लिखी गई सुप्रीम कोर्ट ने, मैं ये समझता हूँ कि ये आइन के ख़िलाफ़ थी और जिसकी वजह से एक रीराइट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरा अब जो मसला उठा वो रिज़र्व सीट्स का था। रिज़र्व सीट्स के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एप्लीकेशन दी फॉर रिज़र्व सीट्स बिफोर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने रद्द कर दी। ये हाई कोर्ट पेशावर में गए, 5 जजेस ने भी रद्द कर दी। जब ये सुप्रीम कोर्ट में मसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने जो 8-5 का जो फैसला दिया वो उन्होंने कह दिया कि पीटीआई को ये सीट्स मिलनी चाहिए और जितने भी 80 जो क्या कहते हैं पार्लियामेंटेरियंस हैं वो पीटीआई के हैं। पीटीआई एक तो पार्टी नहीं थी बिल्कुल, ना ये एसआईसी की कोई इस्तदा थी। और ये जो फैसला आया ये आर्टिकल 185 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आया जो कि अपील के क्या कहते हैं शिक है। जहाँ तक इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है उसका ताल्लुक है 184 के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विजडम के अंदर आर्टिकल 187 वोक करके कंप्लीट जस्टिस की है। वो कहते हैं कि हमने कंप्लीट जस्टिस की है मगर आज तक के जो फैसले हैं हमेशा 187 इन्वोक होता है 184 में और 184(5) जो है जो प्लीडिंग्स ऑफ द पार्टीज़ है उधर रिस्ट्रिक्ट रहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक क्या कहते हैं मैं समझता हूँ ये भी एक रीराइट किया है लॉ को उन्होंने, क्योंकि लॉ बड़ा क्लियर है। लॉ ये कहता है कि खाली रिज़र्व सीट्स उनको मिलेंगी जिन्होंने लिस्ट दी हो। लिस्ट दी नहीं गई थी और उस शिक को इलेक्शन एक्ट की इन्होंने कलअदम करार नहीं दिया। कलअदम करार किए बगैर उन्होंने अपना एक फ़ैसला दे दिया जो मैं समझता हूँ कि ये एक विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये एक पॉपुलर विल का क्या कहते हैं ये फैसला है। सुप्रीम कोर्ट को और अदलिया को चाहिए हमेशा फैसले दें आइन और कानून के मुताबिक, क्योंकि आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली कहता है कि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते किसी काम करने के लिए जब तक कि कानून उसकी इजाज़त ना दे। तो इसकी वजह से आज जो जजमेंट में आपने ये भी पढ़ा होगा कि आपस के अंदर जजेस के अंदर भी एक इख्तलाफ बहुत ज़्यादा सामने आ गया है जो कि पहले नहीं था। मैं समझता हूँ कि ये वक्त बड़ा ज़रूरी है, एक रेस्ट्रेंट इस्तेमाल करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को भी और हुकूमत को भी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आपस के अंदर भी। इसी के अंदर मैं समझता हूँ रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा, आइन की सही मानों में लोग रिस्पेक्ट करेंगे और जो जमहूरियत है वो फ़रोग़ पाएगी।
ये आपने बड़ा मुफस्सिल जवाब दिया, और जो आपने टर्म यूज़ की कि जी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए, तो होना तो यही चाहिए, लेकिन लग ये रहा है कि हर तरफ से अनरिस्ट्रेंट किस्म के जो हैं अमल जो हैं जारी हैं, हुकूमत हो चाहे वो मतलब है कि हमारी जुडिशरी के ऊपर भी जो हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है इस तरह का। लेकिन जी आपने 3 बड़ी अहम चीज़ों को उठाया है, अगर आप इजाज़त दें 1 बाय 1 मैं आपसे ज़रा सी मज़ीद इसकी तशरीह ले लूँ। आपने जो ये वाली बात की कि जी मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो SIC ने मतलब है जो सुन्नी इत्तेहाद ने जो चीज़ मांगी नहीं थी वो दे दी गई, लेकिन साथ ही जब आप फरमा रहे हैं कि जी 187 यानी कि जो कंप्लीट जस्टिस की बात की जा रही है, मुकम्मल इंसाफ की जो बात की जा रही है, तो अगर तनाजुर को देखा जाए तो ज़ाहिर है कि PTI के लिए नॉर्मल हालात नहीं थे। उससे ना सिर्फ उसका कहते हैं ना बल्ला छीना गया, उसके इंतखाबी निशान छीना गया, बल्कि उसके लोगों को नॉमिनेशन पेपर जो है जमा कराने में मुश्किलात का सामना था। तो अगर उस टेढ़ेपन को अदालत दूर करी, सबको पता है कि जी आज़ाद उम्मीदवार जो हैं ये PTI के हैं, तो अगर एक मकबूल सियासी जमात, बड़ी सियासी जमात, उसको पार्लियामेंट में लाने की राह हमवार की जा रही है, तो ये किस तरह से गैर कानूनी होगी, और फिर ये उन मखसूस नशिस्तों का फैसला कैसे होगा ये भी बताइएगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी नून लीग को तो अपने कोटे की मिल गई है अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन जो मिलनी चाहिए, तो बाकी सीटें तो आपका हक नहीं बनता, यानी कि इन दोनों जमातों का हक नहीं बनता, तो फिर वो किसको जाएंगी जनाब? देखिए, आपने जो बात की ना हक नहीं बनता, देखें बात यह है कि जो लिस्ट के मुताबिक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के होगी, अब किसी एक पार्टी ने अगर कोई लिस्ट नहीं दी हुई तो उसकी जो लिस्ट के तो बाकी सीटों को तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में होगी ना, या क्या कहते हैं आप इसको खाली रखेंगे। जमहूरियत में तो कोई चीज़ खाली नहीं रह सकती है, वॉइड तो क्रिएट नहीं किया जा सकता। जहाँ तक आपने बात की है कि कमीशन ने उनको इजाज़त नहीं दी कि वो PTI के बल्ले के नीचे इलेक्शन लड़ें, उनकी क्योंकि उन्होंने कानूनी बातें पूरी नहीं की थी जो इलेक्शन एक्ट में लिखी हुई हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट तक ये मसला गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो उन्होंने ये इलेक्शन जो लड़ा इंडिपेंडेंट होके लड़ा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका हुआ था। अब इस चीज़ को कि इलेक्शन एक्ट जो है उसके नीचे कमीशन ने फैसला किया। अब या तो आप कहें कि इलेक्शन एक्ट ही गलत है, इलेक्शन एक्ट सारा गलत है, और अब वही जो मैंने आपसे बात की कि कानून की पैरामीटर्स में फैसला नहीं हुआ, इसीलिए हुकूमत वक्त ने एक इलेक्शन एक्ट को अमेंड करके उन्होंने जो जजमेंट थी, जो शॉर्ट ऑर्डर था, जो कि बेसिस डिटेल ऑर्डर भी उसी पर बेस करता है, खाली रीजनिंग दी गई है, मगर ऑपरेटिव पार्ट वही है जो कि शॉर्ट ऑर्डर में आया, उसको उन्होंने नलीफाई किया बाय मेकिंग अमेंडमेंट इन द इलेक्शन एक्ट 2017। वो जो अमेंडमेंट्स हैं आज तक चैलेंज नहीं हुई हैं। इसका मतलब है कि अमेंडमेंट्स जो हैं दे हैव गॉट, उनकी फौकियत है, दे प्रिवेल ओवर द जजमेंट। या तो वो जजमेंट्स, वो जो अमेंडमेंट हैं जिसकी वजह से जजमेंट को नलीफाई किया गया, जो शॉर्ट ऑर्डर के बेसिस पर था, उसको खिलाफ अगर कोई ना PTI ना कोई और शख्स गया आर्टिकल 184 के नीचे कि ये अमेंडमेंट्स जो हैं ये कानून और आइन के दायरे में गलत हैं, जजमेंट को नलीफाई नहीं कर सकती। मगर इस वक्त मैं समझता हूं, जो मैं हो सकता है कि मैं गलती पर हूं, मैं समझता हूं कि लॉ इज प्रिवेलिंग ओवर द जजमेंट विच हैज बीन पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। नहीं, पॉइंट बिल्कुल वेल टेकन, लेकिन जो एक सवाल है वो कहते हैं ना कि ऐसी पेचीदगी पैदा हो गई जिस आपने कहा कि जी लग ये रहा है, बल्कि जो आपने वो कहा कि जी कानून के मुताबिक फ़ैसला नहीं हुआ, आइन की तरामी मंजूर हो गई तो उसके बाद ये फैसला है। लेकिन अगर पूरे उसको देखें ना कि पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखें तो कानून पे अगर यहाँ पे सही तरह से अमल नहीं हुआ तो उससे पीछे भी अमल नहीं हुआ, तो ये वही वाली दिलचस्प सूरत हाल हो गई कि वो चिकन और एग वाली के अंडा पहले या मुर्गी पहले, कि पहली गलती कहाँ हुई थी, ओरिजिनल सिन कहाँ पर हुआ था। तो उससे निकलने की क्या चीज़ वो होगा, तरीक़ेकार होगा कि या तो अगर आप ये तस्लीम करें पॉलिटिकल पार्टी को कट टू साइज़ कर दिया जाए, एक तो ये मतलब है कानून बज़ाहिर जो आप लोगों ने तरमीम की उसके रूह से ये होना चाहिए, फिर एक जस्टिस डिमांड करता है कि नहीं जी उनकी पॉपुलर उनकी वो है, उनको जगह मिलनी चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए। जनाब देखिए बात यह है कि जो 1973 का आइन था वो यूनानिमसली पास किया गया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क्या कहते हैं सरबराही के अंदर। इसके अंदर एबल असिस्टेंस भी मिली, अपोजिशन ने भी साथ दिया। उसके बाद जब 1985 के अंदर 8वीं तरमीम आई
जनरल ज़ियाउल हक ने तरमीम की, उसके बाद बेअंदाज़ा और तरमीमें आती रही, जो 1973 का आइन ओरिजिनल फॉर्म में आज भी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आर्टिकल 62(1)(f जो है वो भी क्या ज़ियाउल हक साहब लेकर आए। सबसे बड़ा इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि 4 चीज़ें हैं जो कि आइन के अंदर तब्दीली बहुत ज़रूरी हो गई है। एक तो फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की इसलिए ज़रूरत आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त अपीलेट कोर्ट भी है जो कि क्रिमिनल और सिविल मुकदमात को देखता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी है। बेअंदाज़ा कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स आ जाते हैं जिसकी वजह से बैकलॉग दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। इस बैकलॉग की वजह से जो साइल है, जो आम साइल है, वो तो इंटरेस्टेड है क्रिमिनल और सिविल केसेस के अंदर। आम साइल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में इंटरेस्टेड नहीं है। जब ये पॉलिटिकल केसेस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस है, जब ये बेअंदाज़ा टाइम ले लेते हैं जिसकी वजह से बैकलॉग वन ऑफ द रीज़न बढ़ जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को क्रिएट होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं यूरोप की जितनी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ हैं और ईस्टर्न यूरोप के अंदर भी जो ईस्टर्न यूरोप जो बना उसमें डेमोक्रेसीज हैं, दे ऑल हैव कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। इवन थाईलैंड एंड इंडोनेशिया हैज़ गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाएगा तो मैं समझता हूँ आम साइल के जो मर्डर केसेस हैं जो पेंडिंग है वो कम से कम ख़त्म होने जल्दी शुरू हो जाएंगे। दूसरी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, दूसरी ज़रा सुन ले ज़रा मेरी बात जी, ज़रा सुन ले। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है केयर टेकर गवर्नमेंट। केयर टेकर गवर्नमेंट जनरल ज़ियाउल हक साहब लेकर आए, क्या कहते हैं, LFO के नीचे, फिर यह 8वीं तरमीम का हिस्सा बना जिसको 18वीं तरमीम ने इसको और मजबूत कर दिया। केयर टेकर गवर्नमेंट लाने का मकसद ये था कि ट्रांसपेरेंट एंड फेयर इलेक्शन हो। मगर आप ये देखें 2010 के बाद ये जो 18वीं तरमीम आई, उसके बाद जो इलेक्शन हुआ 2018 का देख लें, 2024 का देख लें, तमाम लोगों ने इस इलेक्शंस पर उंगलियां उठाई हैं। इसका मतलब है केयर टेकर गवर्नमेंट फेल हो चुकी हुई है। केयर टेकर गवर्नमेंट का भी आइन से निकाल देना चाहिए। जैसे बांग्लादेश ने ये शुरू किया था, उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर आए थे मगर ख़त्म कर दिया। दुनिया में कहीं भी केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होती है, क्योंकि गवर्नमेंट वही चला सकती है जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जो आइन का हिस्सा है। इट शैल बी स्टेट शैल बी गवर्न टू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। जी, आपने 2 नुकात उठाए। अब जरा और सुन लीजिए, अब केयर टेकर जरा सुनिए, जरा मैं सुन लीजिए। अब केयर टेकर गवर्नमेंट का असर पड़ जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे। केयर टेकर इलेक्शन करवाए हैं केयर टेकर गवर्नमेंट ने, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कराए, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कराए, या जमात इस्लामी JUIF ने इलेक्शन कराए, या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने कराए। ये केयर टेकर गवर्नमेंट ने कराए। केयर टेकर गवर्नमेंट ने, इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी बदनाम हो रहा है। अब इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो चुनाव है उसको भी तब्दील करना चाहिए, और इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स हैं उनको भी चेंज करना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब तक चेंज नहीं होंगी, देखिए एक डॉक्ट्रिन है विच इज़ नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। जब तक इस डॉक्ट्रिन को हम पूरी तरह नफाज में पूरी तरह इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, और सेपरेशन ऑफ पावर्स तो है आइन के अंदर, मगर डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस अभी तक नहीं आई है। डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस ये है कि अगर अदलिया कोई काम करेगा उसको चेक करेगी हुकूमत वक्त या पार्लिमान। अगर पार्लिमान कोई काम करती है तो उसको चेक करेगी अदलिया। हुकूमत कोई गलत काम करती है तो उस अदलिया पर, ये चेक्स एंड बैलेंसेस को इन 3 चीज़ों में लाना ज़रूरी है। और इन सब को करने के लिए जो मैं समझता हूँ, हमारी जो लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो कि 1979 के अंदर फॉर्म हुई फॉर द पर्पज़ ऑफ डेवलपमेंट एंड रिफॉर्मिंग द लीगल सिस्टम इन पाकिस्तान, वो एक्टिव नहीं है, वो पूरी तरह काम नहीं कर रही। उसके सरबराह पाकिस्तान है। तो जब तक ये देखिए, ये लॉस को भी ये लॉस को भी ठीक करना बड़ा ज़रूरी है। जब तक ये लॉस ठीक नहीं होंगे और ये जो जुडिशियल सिस्टम है, जब तक ये ठीक नहीं होगा, मैं समझता हूँ आम आदमी जो है, साइल जो है, वो मुश्किल में रहेगा। आपने बड़ी मुफस्सिल अंदाज में नहीं होगा, बहुत ही आसान तरीके से चीज़ों को समझाया। लेकिन वो लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट जरा सा, अगर आप इजाज़त है बनने दें। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात करते हैं, जो अब जिंदगी और मौत का मसला बना हुआ है, बिलावल साहब ने भी बड़ा अच्छा उसके ऊपर आज बात की। सवाल ये पैदा होता है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, टाइमिंग होती है।
अब जो तासुर ये जा रहा है कि हुकूमत बहुत डेस्परेट है, और डेस्परेट इसलिए है कि उसके पास अदद भी नहीं है। वो बाय हुक एंड बाय क्रुक चाहती है कि जी हम अपने नंबर्स बढ़ा लें और उसके बाद इस आइनी तरमीम को मंजूर करा लें, जिसको पहली मरतबा जो पॉइंट करेंगे वज़ीर आज़म करेंगे। और उसके बारे में कहा जा रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट की जो एक इंडिपेंडेंस है, आज़ादी खुद मुख्तारी है, वो उससे जो है कॉम्प्रोमाइज़ होगी। ये एक बड़ा जनवन सा इतराज़ है। फिर दूसरा इसके ऊपर ये आ रहा है कि जी ठीक है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वाई नाउ? और अब क्योंकि जब तरजीहात की बात करें, अगर मसला एक आम आदमी का है तो लोअर कोर्ट में पहले इस्लाहात होनी चाहिए थी। उसके बाद क्योंकि सारा जो आदमी मुश्किल में आता है, एक आम आदमी, वो तो लोअर कोर्ट में चक्कर काटते हैं जहाँ पे उसको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा होता, तो केसेस ड्रैग ऑन करते हैं, तो वहाँ पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। क्या ज़रूरी नहीं था कि पहले सियासी हिद्दत में कमी होती उसके बाद आप ये लोग करते? और आखिरी मेरा नुक्ता ये भी है कि जब भी पीपल्स पार्टी ने कानून साजी की, 73 का आइन एक इत्तफाक कहते हैं राय के बाद आप लोगों ने मंजूर करवाया था। 18वीं तरमीम में एक बहुत लंबी एक्सरसाइज हुई थी। इस पर तबा जो हुआ, नायक साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपने भी कुछ हफ्ते कहा कि हमें नहीं पता आईनी पैकेज में क्या है। वो नवेद कमर साहब ने कहा जी हमें नहीं पता, आपके एमएनए सेनेटर्स को नहीं पता था। तो ये जो खुफिया तरीके से हुआ, तो शकूक व शुबात ने तो जन्म लेना था। जब तक लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फाल नहीं करेंगे, और चारों सूबों के अंदर लॉ एंड जस्टिस कमीशन होनी चाहिए, ताकि कानून की जो क्या कहते हैं, जो बोसीदा हो चुके हुए हैं, आर्केइक हो चुके हुए हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको चेंज नहीं किया जाएगा, ये सिस्टम ठीक नहीं होगा। इसके लिए लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये काम करना बड़ा ज़रूरी है। जहां अब आपने बात की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, मैं आपसे एग्री करता हूं कि ये सीक्रेसी नहीं होना चाहिए था। तमाम स्टेक होल्डर्स को इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज आ रहा था, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। कि इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि लोगों के अंदर इबाहम पैदा हो गया। अब जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का ताल्लुक है, ये तो COD ने 2006 के अंदर जो साइन हुई थी, मियाँ नवाज शरीफ और शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब ने, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जिक्र था। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जैसे आपने अपॉइंटमेंट की बात की, तो इस पर बिल्कुल बात हो सकती है। इसीलिए एज अ वाइस चेयरमैन मैंने ये तजवीज़ दी कि ये जो है पैकेज हमें दिया जाए, और इसके ऊपर बार काउंसिल अपना अब काम कर रही है, और अपनी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अपनी जो राय हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को थोड़े दिनों के अंदर देगी कि ये चीज़ें इनको ठीक किया जाए। क्योंकि जैसे मैंने गर्ज किया कि अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुपीरियर कोर्ट, मैं ये समझता हूँ, हो सकता है कि मैं गलती पर हूँ, मेरा ये मौक़िफ़ है कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ जो जजेस हैं उनको जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है अपॉइंट करे, मगर उसकी अप्रूवल जो है पार्लियामेंट्री कमेटी करे इन ओपन हियरिंग, नॉट इन क्लोज डोर, ताकि मेरिट पर अच्छे वकील जज बने जो कि कौम के लिए और अदलिया के लिए अच्छा होगा। मैं कह रहा हूँ वक्त क्योंकि हमारे पास कम है और आपने बड़ा वजाहत के साथ चीज़ों को समझाया। अब हमको सबको पता है कि जी पोलराइजेशन है, मेरा आखिरी सवाल है सेगमेंट का, कि पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है और इस पर लग ये रहा है कि पाकिस्तान की सियासत बंद गली में आ गई, पाकिस्तान को एक बहुत बड़े आइनी बुहरान का सामना है। निकलने की क्या आप तजवीज़ देंगे? क्या हुकूमत को बुलडोज करना चाहिए जिस तरह वो करना चाह रही है, या कोशिश करें कि आप कंसेंसस बिल्डिंग करें, इस इख्तलाफ को भी जो है अपने साथ मिलाएं? जो बहुत सारे प्रोमिनेंट वकील जो हैं वो इस पे जो है इख्तलाफ करें, उनको कायल किया जाए। जो एक कानून साजी के लिए एक एक्सरसाइज की ज़रूरत है, उसकी मतलब है उस पर तवज्जो दी जाए, ना कि ये कि जी लोगों को जोड़ लिया जाए, मैनिपुलेट किया जाए सिस्टम को, और कानून एक मुतनाज़ा मंजूर हो जिससे मज़ीद इस मुल्क में मज़ीद महाज़ाराई बढ़े। जी जिसे मेरा जो मौक़िफ़ है, देखें मैं इस बात पर क्या कहते हैं हमेशा यकीन रखता हूँ इफ़हाम व तफ़हीम के ऊपर। जब तक कि इफ़हाम व तफ़हीम नहीं होगा तमाम अदारों के दरमियान, जब तक ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मुल्क की इकनॉमिक स्टेबिलिटी, मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, मुल्क की जुडिशल स्टेबिलिटी इज़ डिपेंडिंग अपॉन ऑल द स्टेक होल्डर्स। और मेरी एक अदना राय होगी कि इन सब को अपने इख्तलाफात को दूर करके बैठ कर एक ऐसा आइन बनाएं, ऐसे कानून बनाएं, ताकि ये मुल्क के अंदर जो जमहूरियत और मुल्क की जो बका है उसको कोई धब्बा ना लगे। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक नायक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यकीनन
कानून साजी अगर होनी चाहिए तो उसके लिए फ़ाहम व तफ़हीम भी ज़रूरी है और इत्तफ़ाक़ राय भी। यहाँ पे नाज़रीन एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद जब दोबारा हाज़िर होंगे हमारे साथ मौजूद होंगे फवाद चौधरी साहब, उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान को की जो सियासत है बंद गली में उसको निकालने की क्या सबील हो सकती है। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुशामदीद। इस सेगमेंट में हमारे खुसूसी मेहमान मोहतरम फवाद चौधरी साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर, सीनियर सियासतदान और कानूनदान। फवाद साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। लग ये रहा है कि हुकूमत जो आइनी पैकेज मंजूर करवाने के लिए बड़ी साबित कदमी के साथ डटी हुई है। बिलावल भुट्टो साहब मैदान में हैं, उन्होंने नून लीग का भी बोझ अपने कंधों पर उठाया हुआ है। वो कहते हैं ना, बाय हुक और बाय क्रुक इस पैकेज को मंजूर करवाना है। आपके ख्याल में अगर हुकूमत इन कोशिशों में कामयाब होती है तो क्या इसका असर पड़ेगा पाकिस्तान की सियासत पे मजमूई तौर पे? जी देखिए आमिर, सबसे पहले तो समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मतलब क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है कि दुनिया में दो तरह के जो लॉज हैं, राइज हैं। एक है जो जर्मनी, फ्रांस और यूरोप के ज्यादातर मुल्कों में जिसे हम सिविल लॉ कहते हैं, और एक है जो बरतानिया, अमेरिका, हिंदुस्तान और बाकी मुल्कों में है, हमारे पाकिस्तान में इसको हम कॉमन लॉ कहते हैं। जो सिविल लॉ है उसमें क्या है कि जो मैजिस्ट्रेट्स हैं या जजेस हैं उनके पास इंक्विजिटोरियल पावर्स हैं, यानी वो इंक्वायरी करते हैं खुद, दे बिकम अ पार्टी टू अ केस। जो कॉमन लॉ केस है इसमें एडवर्सरियल प्रोसीडिंग्स होती हैं, दोनों पार्टियां जज के सामने पेश होती हैं, वो अपना केस पेश करते हैं, वो अपना केस पेश करते हैं और जज उसका फैसला करता है। जज न्यूट्रल होता है इस केस में। अच्छा, अब ये जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान की, ये कोर्ट ऑफ लॉ भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी है। यानी आइन क्या है ये भी ये अदालत बताती है और कानून क्या है वो भी एक अदालत ये बताती है। अब पहले तो ये मसला है कि कॉमन लॉ कंट्रीज में सवाए साउथ अफ्रीका के दुनिया में किसी और मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो नहीं है। मसला क्या है कि अब फॉर एग्जाम्पल आप हैं, आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स लग गया है। अब आपने जब सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा कि जी ये तो आइन के खिलाफ है और कानून के खिलाफ है, अब आप मुझे बताएं कि जब ये कोर्ट होगी तो फिर इसका फैसला किसका हतमी होगा? सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी होगा या आईनी अदालत का फैसला हतमी होगा? और फिर आप कह रहे हैं कि हमने एक्चुअली तो ये बोझ कम करने के लिए किया है। बोझ कम करने के लिए करना था तो 80% केसेस तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है ना, आपने वहां के लिए कुछ नहीं किया। अब आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक कोर्ट बना देंगे तो उससे बोझ कैसे कम होगा? बोझ तो बढ़ जाएगा, केस और लंबे हो जाएंगे, क्योंकि हर आदमी जो सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा वो जाके आईनी अदालत में चला जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। इफेक्टिवली हैव 2 सुप्रीम कोर्ट्स एंड 2 चीफ जस्टिस, और एक रीबो-गरीब गन शुरू हो जाएगा जिसकी किसी को समझ नहीं कि क्या होगा कि बालादस्ती किसको होगी। दूसरी बात किसको होगी कि और लॉयर्स का फिर इसके बाद देखें इसमें ना वकीलों की प्रैक्टिस तो प्रैक्टिकली खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो सिस्टम बनाया गया है हाई कोर्ट्स का, जिसको हम कहते हैं 199 की पिटीशन या अमूमी जबान में हम रिट पिटीशन जो कहते हैं, ये अमेंडमेंट्स आने के बाद वो प्रैक्टिकली खत्म हो जाएंगी। क्योंकि वो कहते हैं कि जहां पे भी ये प्ले आएगी कि ये नेक्सस सिक्योरिटी है, हाई कोर्ट उसको सुन नहीं सकेगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपकी एवेल्युएशन जजेस की होगी हर साल, सोर्स रिपोर्ट्स पे भी हो सकती है, और उसके बाद जजेस को घर भेजा जा सकेगा। तो हाई कोर्ट तो खत्म हो गई, फिर आप उनको सूबों में ट्रांसफर कर सकेंगे। तो हाई कोर्ट एसएचओ को भी आप अपने जोन के बाद ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप हाई कोर्ट के जज को उठा के भेज देंगे तो उनकी जॉब सिक्योरिटी खत्म हो गई। हुकूमत जो है वो क्यों तुली बैठी है? उसने जिंदगी और मौत का मसला क्यों बना लिया? एकदम आईनी कोर्ट पाकिस्तान के लिए अहम क्यों हो गई? हुकूमत क्या मकासद से हासिल करना चाह रही है? देखिए इसमें जिसने भी ये मशवरा दिया है एस्टैब्लिशमेंट को भी, और हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट को दिया होगा, ज़रा हुकूमत तो बेचारी यहाँ पे क्या वो जो कह देते हैं उसके पीछे लग जाती है। तो वो मशवरे की कोई लॉजिक्स अब तक जितने भी फैसले वैसे इन्होंने किए हैं, इन्होंने कोई डीप थिंकिंग उसमें की नहीं है, और ये भी एक वैसा ही फैसला होगा। उसकी वजह ये है आमिर, क्या देखिए कि आप पीटीआई से पहले लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके साथ एक बड़ी लड़ाई पहले जो है वो आप लड़ रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? ये मुमकिन ही नहीं है कि वकील और जज जो है वो इस अमेंडमेंट को लाइन डाउन लेते हुए ले लें। डेफिनेटली उन्होंने इसके खिलाफ रेजिस्टेंस करनी है। वो अभी नहीं होगी, वो 2 महीने बाद होगी, 2 महीने बाद नहीं होगी, 3 महीने बाद होगी, क्योंकि आप रोजगार पे लात मार रहे हैं ना। तो वकीलों ने, जजों ने खड़ा होना ही होना है, और ये अमेंडमेंट जो है ये फिर भी एस्टैब्लिशमेंट को एक और चैलेंज दरपेश होगा
विद इन मंथ्स, और हुकूमत और डिस्टेबलाइज होगी। तो सवाए इसके कि फायद ईसा साहब को 3 साल देने बहुत जरूरी हैं और पता नहीं क्या हो जाएगा, वो चले जाएंगे, उसके अलावा तो और कोई इसकी मुझे तुक नहीं समझ आती। ना इसकी कोई कानूनी शक्ल के तौर पे इसकी कोई नजीर है, ना इसका कोई प्रैक्टिकल जो है वो फायदा हमें नजर आता है, और ना ही कोई सियासी फायदा एस्टेब्लिशमेंट को इसका नजर आता है। ये जिसकी भी स्कीम है वो तबाहकुन स्कीम है और इनको सोचना चाहिए। जिसकी भी स्कीम है तबाहकुन स्कीम है। अगर इजाज़त दें फवाद साहब, एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा आएंगे इसी मौजू पे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगा। फवाद साहब ये बताइएगा कि हमने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब बहुत ज़्यादा आज भी उन्होंने सिंध बार से खिताब किया और उन्होंने कहा कि जी ये जो आईनी अदालत है जिसके ऊपर अभी आप बात कर रहे थे कि जी ज़रूरी भी और मजबूरी भी है। अच्छा, उससे पहले हम देखते हैं कामरान मुर्तज़ा साहब जो जमीयत उलमा इस्लाम से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने भी कहा कि जी मजबूरी लग रहा है ये उन लोगों की। ये मजबूरी क्या, यानी कि सिर्फ जैसे आपने इशारा दिया कि इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है, ये वजह क्या मजबूरी होगी कि इनके लिए इतनी ज़रूरी हो गई है ये? देखिए, जाहिर है जो चीजें चल रही हैं उसमें तो यही है ना कि फायद ईसा साहब जो हैं एस्टैब्लिशमेंट में एक हल्का चाहता है कि उनको लाजमी तौर के ऊपर रखा जाए, एक्सटेंशन दी जाए, और फिर वो चाहते हैं कि जुडिशरी जो है इसको भी हुकूमत ने ये समझ लिया है कि वो किला है जिसको फतह किए बगैर हम आगे नहीं जा सकते। देखिए, ये पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि आप एक पीसीओ लाना चाह रहे हैं और उसको आप आईनी तरमीम का नाम देना चाह रहे हैं। आप एक्चुअली तो आप अपनी मर्जी के जज लगाना चाहते हैं ना, सिंपल है। आपने तरीका ये दिया है आईनी तरमीम में, आईनी अदालत में जज लगाने का कि जो पहला चीफ जस्टिस है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे और उसके बाद चीफ जस्टिस और प्राइम मिनिस्टर मिलके बाकी जज लगा देंगे। अब आप मुझे बताइए इंडिपेंडेंस कहाँ रहेगी अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद ही जज लगा रहा है बैठ के चीफ जस्टिस के साथ जिसको उसने नॉमिनेट किया है, तो हैंड पिक्ड जजेस होंगे ना फिर तो इनका ख्याल ये है कि इससे मुल्क में जो है वो हम मुकम्मल फतह याब हो जाएंगे और रावी जो है वो फिर चैन ही चैन लिखेगा। इस तरह नहीं होता। हमारे जो सिस्टम्स हैं उसके अंदर ही एक पूरा इनर्शिया है, एक पूरा उसका आप समझिए कि मैकेनिज्म है। ये 800-900 साल लगे हैं जमहूरियत को, जिसको ये जो तमाशा जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, एक दिन में तो नहीं आ गया। इसकी एक मॉरल एलिमेंट है इसके अंदर बहुत ज्यादा, वरना तो देखिए ना सिंपल बादशाह थे, वो शेडो ऑफ द गॉड के तौर पे हुकूमत करते थे। उसका हुक्म जो था वो कहते थे जी बदियत इलाही है, अल्लाह ताला ने इसके जरिए जो है वो हुक्म दिया है और इसको तो चैलेंज ही नहीं हो सकता। फिर ये जो हॉब्स, लॉक, रॉसो जैसे फिलोसफर्स आए और उन्होंने कहा कि नहीं, इंसान तो बराबर है और उसकी जो हुकूमत है उसमें भी उसका हक है और वो वोट से तय होगा। तो ये जो सारा खेल तमाशा है जिसको 800-900 साल लगे, पहले मैग्ना कार्टा आया, फिर बिल ऑफ राइट्स आया, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो एक लंबी तारीख है ना, वो एक दिन में तो नहीं हो गया। और इसको आप कहें कि एकदम आप इससे कानून साजी से तब्दील करना चाह रहे हैं। यहाँ जो सबको नजर आ रहा है कि जी आईनी बुरान भी पैदा हो गया, पहले सिर्फ माशी बुरान था और सियासी बुरान था, अब माशाल्लाह आईनी बुरान भी है। नतीजा क्या निकलेगा अगर हुकूमत किसी तरह बुलडोज कर देती है, तो क्या आप समझते हैं क्या होने जाएगा फिर उसके बाद? क्या आपको लगता है कि मजीद मतलब है कि सड़कों पे लोग निकलेंगे, वकला तहरीक चलेगी, इस चीज़ का अंदेशा है? और क्या पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है इन चीज़ों का? हो सकता है फिलहाल लोग ना निकले, हो सकता है, क्योंकि देखिए सच्ची बात यह है कि तहरीके इंसाफ के पास तो कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी अब तक नहीं आई और कोई चैलेंज भी अब तक हुकूमत को वो नहीं दे सके। उनकी जो एक जो पॉलिटिक्स है उसके अपने मसाइल हैं, उसकी वजह से कोई सच तो बड़ा चैलेंज पीटीआई की तरफ से हुकूमत को नहीं है। वो तो जबरदस्ती खुद ही चैलेंज ले लेते हैं। मकबूलियत जो इमरान खान की है वो हुकूमत के लिए चैलेंज इतना बड़ा है और इखलाकी तौर के ऊपर चूंकि हुकूमत के पांव नहीं है तो वो फंस जाते हैं। अदरवाइज कोई इतनी बड़ी स्ट्रेटजिक तो पीटीआई की तरफ से अभी तक कोई हम आई नहीं है कि वो कोई चैलेंज दे सके। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये आना है कि जो लॉयर्स हैं उन्होंने ये तहरीक लीड करनी ही करनी है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो उनका तो प्रोफेशन ही खत्म हो जाएगा। मुझे आप बताएं ना कि एक जज जो है वो अगर 10 रिट पिटिशन अलाउ कर देगा तो अगले रिव्यू में जाएगा, वो उठा के उसको घर भेज देंगे और फिर कोई ऑनरेबल आदमी देखें इस सिस्टम में काम कैसे करेगा। कोई बंदा जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल और सुप्रीम कोर्ट में ये जो सारे जजेस अभी बैठे हुए हैं, टू बी फेयर विद, ये कोई अपना पैसों के लिए तो नहीं मिले हुए ना। एक तो होता है कि चलो जिस प्रैक्टिस नहीं है ज्यादा या चल नहीं रही तो वो कर लेगा, बट मोस्ट ऑफ दीज जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में हैं ये तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लॉयर्स हैं।
तो इनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि इन्होंने कोई फीसों लेनी है या दोस्त। अच्छा, आपने कई मरतबा आपने कहा कि जी पीटीआई के पास कोई हिकमत अमली नहीं है, और वाकई मतलब है उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, मकबूलियत अपनी जगह पर, लेकिन हुकूमत के पास भी कोई स्ट्रेटजी नज़र नहीं आ रही, और पाकिस्तान जो है एक मसाइल में घिरा हुआ है, बुरानों में घिरा हुआ है, एग्जिट स्ट्रेटजी किसी के पास नहीं है, या आपको लगता है कि है? और अगर हो सकती है मुमकिन तौर पर, आप क्या तजवीज़ करेंगे, क्या होना चाहिए पाकिस्तान के इस क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए? क्योंकि हम सॉल्यूशंस की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, तो प्रोग्राम के आखिरी लम्हात में कुछ अगर आप इस पर रोशनी डाल सकें। देखिए नहीं, सोल्यूशन तो इसका इमरान खान की इंक्लूजन के बगैर तो पॉसिबल नहीं है ना। जिद ये है कि वो कहते हैं जी हमने माइनस इमरान खान पाकिस्तान चलाना है। अब 2/3 पाकिस्तान जिसके साथ खड़ा है, आप कह रहे हैं उसको माइनस करके पाकिस्तान चलाए, नहीं तो कैसे चलाएंगे? नहीं चल सकता। इसीलिए पाकिस्तान के सारे मसाइल हैं। आप इमरान खान को पॉलिटिक्स में तस्लीम करेंगे और उसके बाद आगे सोल्यूशन जो हैं वो फिर हो सकते हैं। फिर इमरान खान को भी ज़्यादा स्पेस देनी पड़ेगी, पॉलिटिकल पार्टीज को भी, एस्टैब्लिशमेंट को भी, वो कई रास्ते निकल सकते हैं। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट है कि आप वो माहौल तो क्रिएट करें, और उसमें इमरान खान की जो एक लेजिटिमेट पोजीशन है उसको आप एक्सेप्ट करेंगे तो ही आप आगे जा सकते हैं। माहौल बनाने के लिए क्या करना होगा? फॉर एग्जाम्पल, कल ही इमरान खान को अभी आप उनको जो उनका लीगल राइट है कि उन्हें सिटी जो प्रिजनर है उसकी फैसिलिटी दी जाए, उन्हें आप उधर शिफ्ट करें। उनकी बेगम को आपने जाली केसेस में रखा हुआ है, उनको फौरी तौर के ऊपर रिलीज करें। और इमरान खान के ऊपर भी केसेस तो जाली है, लेकिन चलें, जब तक बातचीत आपने करनी है 15-20 दिन, आप उनको उधर रखें और ये जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, फिर बातचीत शुरू हो जाएगी। और इसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट के मैं बात करूंगा जो फैसला आया तफसीली, उसमें इलेक्शन कमीशन के किरदार को बहुत ही उन्होंने मुतनाज़ा करार दिया, तो क्या इस पूरे पैकेज में ये भी होगा कि नया इलेक्शन कमीशन बने, क्या जो मुतनाज़ा चेहरे हैं वो ज़रा सा पीछे हटें? ये बात की बातें हैं। नहीं आमिर, वो तो जनवरी में वैसे ही 3 लोग तो रिटायर हो रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 और रिटायर हो रहे हैं, और नया कमीशन तो बनना ही बनना है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। नया कमीशन आपने बना, वो बन जाएगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, बिल्कुल जो अहम तरीके इस मुल्क में जो सियासी जारी सारी सियासी बुरहान है उसको कम करने के लिए, उसकी हिद्दत कम करने के लिए किसी न किसी सतह के ऊपर मिल बैठने की ज़रूरत है और फिर इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। उसके बगैर पाकिस्तान की जो सियासत है वो बंदगली से निकलती नज़र नहीं आ रही। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।